नमस्कार साथियों, बहुत अंतराल के बाद आपका हमारा मिलन हो रहा है। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं डाल सका। आज मन किया है कि एक वीडियो डालूं। एक ज्वलंत प्रश्न है। सेक्शन 16(4) ऑफ CGST एक्ट। CGST एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 16। उसका एक सबसेक्शन है 16(4). मैं इसकी चर्चा करूं इसके पहले एक बात और बतला देना चाहता हूं कि नई सरकार का गठन हो चुका है, नई लोकसभा का गठन हो चुका है, मंत्रियों के विभागों का वितरण हो चुका है। सरकार अब हरकत में है। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस NDA ने 400 पार का नारा दिया था और भाजपा ने स्वयं अपने लिए 375 का टारगेट रखा था, मगर न NDA टारगेट को पा सका, न ही भाजपा अपने टारगेट को पा सकी। टारगेट को पाना तो दूर, बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। सभी विश्लेषक अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर भाजपा की यह गति होने का कारण क्या है। कुछ लोग जातिगत समीकरण को बतलाते हैं, कुछ गलत प्रत्याशियों के चयन को बतलाते हैं, मगर मेरा आकलन बिल्कुल अलग है। GST कानून और इनकम टैक्स की धारा 43BH, इसकी वजह से व्यापारी वर्ग बहुत अधिक नाराज था भाजपा से। भाजपा के एक वोटर में एक खास बात होती है, वो या तो भाजपा के पक्ष में मतदान करता है या मतदान नहीं करता है। मेरा अपना आकलन है कि देश की हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग कम से कम 1 लाख मतदाता ऐसे थे जो इनकम टैक्स की सेक्शन 43BH और GST में तो अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यापारी विरोधी हैं। उनमें से आज अपन 16(4) की चर्चा करेंगे। यहाँ संक्षेप में ये बतला दूं कि सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स क्या है। MSME से खरीदे गए, MSME भी अलग अलग कैटेगरी है, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी से यदि आपने स्मॉल और माइक्रो, क्षमा करें, स्मॉल और माइक्रो कैटेगरी से यदि आपने कोई माल खरीदा है तो उस बिल का भुगतान आपको 15 दिन या 45 दिन की अवधि में करना है, जैसा कि माल खरीदते वक्त विक्रेता और क्रेता के बीच में शर्तें तय हो जाती है। और यदि इस अनुबंध के आधार पर पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रेता को विक्रेता को चक्रवर्ती ब्याज देना होगा। और यदि 31 मार्च को बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आ जाता है और बिल ड्यू हो चुका है तो ऐसे बिल को आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा। विचित्र कानून है। भाजपा का मतदाता इस कानून से बहुत अधिक दुखी था, इसलिए या तो मतदान बूथ तक पहुंचा नहीं, और यदि पहुंच गया तो उसने नोटा का चयन किया, भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। जैसा कि मैंने कहा, भाजपा का जो वोटर है ना, वो बड़ा डेडिकेटेड होता है, वो भाजपा को ही वोट देगा। और यदि भाजपा को वोट देने की स्थिति नहीं है तो वो कांग्रेस को या और किसी दल को वोट नहीं देगा, वो वोट देने ही नहीं जाएगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा की क्षेत्र में कम से कम 1 लाख मतदाता ऐसे होते हैं जो व्यापारी वर्ग से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा, यदि आप अध्ययन करेंगे तो भाजपा ने जो सीटें पिछले चुनाव में लाखों मतों के अंतर से जीती थी, वो 40, 45, 50 हज़ार मतों के अंतर से जीती है। और कोई राजस्थान की सीट तो ऐसी भी है, जयपुर की, जो 1100-1200 वोटों से जीती है। तो भाजपा को अपना विश्लेषण करना चाहिए कि जातिगत समीकरण तो साधना ही पड़ेगा, जबकि मोदी सरकार की नीतियों में कहीं ऐसा था ही नहीं कि किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाना हो। खैर, ये विषयांतर हो गया। अब मैं आता हूं वापस सेक्शन 16(4) पे। इससे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं अब जो निर्मला जी सीतारमण पहले भी वित्त मंत्री थी, आज भी वित्त मंत्री है, उनके वीडियो YouTube पर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था मैं क्या करूं, यदि लोकसभा होती तो मैं इसमें कुछ कर पाती। सेक्शन 43BH के बारे में कहा। निर्मला जी, लोकसभा जुड़ गई है, आप पुनः वित्त मंत्री बने हैं, आपने आश्वासन दिया था कि यदि लोकसभा होती तो मैं इस बारे में विचार करती। आपको इस बारे में विचार करना ही होगा। और सेक्शन 43B इनकम टैक्स की, इसका जो एज सेक्शन है उसके बारे में आपको पुनर्विचार करना होगा, वरना आने वाले चुनाव में, इस बार तो 240 आई है, कई सीटें आपकी 200 नहीं रह जाए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 60 CGST एक्ट
2017। सेक्शन 16 हमें क्या कहता है? जीएसटी का कानून जब लागू हुआ तो हमें बताया गया कि आप जो टैक्स दे के आएंगे उस माल की जब आप बिक्री करेंगे, जो माल आपने खरीदा है या जो सेवा आपने खरीदी है उसकी जब आप बिक्री करेंगे तो आपको वो जो जीएसटी आप चुका के आए हैं वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जमा हो जाएगी, और जब आप उस वस्तु को वापस बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स के हिसाब से वो आपकी इनपुट में एडजस्ट हो जाएगी, और जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना है। वैसे तो आप सभी प्रबुद्ध दर्शक हैं, ये जानते हैं, पर मैं संक्षेप में बतला देता हूँ जो जीएसटी के बारे में नहीं जानते हैं कि मान लो किसी व्यापारी ने रजिस्टर्ड व्यापारी से 10,000 रुपये का माल खरीदा और उस पर 5% की दर से जीएसटी चुकाई, तो 10,000 पे 500 रुपया उसका जीएसटी बना, और 12,000 रुपये में लाके उसको बेच दी। 5% से उसको 600 रुपया टैक्स का वापस मिल गया, 500 चुका के आया था। ये जो 100 रुपये का डिफरेंस है ये उसको सरकार को जमा कराना है। तो ये जो डूइंग बिजनेस के नाम पर जीएसटी का कानून आया। तो सेक्शन 16 क्या कहता है कि आप कौन कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं, कुछ शर्तें हैं। यहाँ ये बात बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार का ये मानना है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इट्स ए कंसेशन टू द टैक्स पेयर, इट्स नॉट हिज राइट टू क्लेम दिस आईटीसी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बारीक बात है कि आपको ये बता दिया गया है कि इट्स ए कंसेशन नॉट ए राइट, आपका अधिकार नहीं उसे प्राप्त करने का, आपको ये सरकार कंसेशन दे रही है। यानी कि ये कंसेशन जीएसटी की मूलभूत भावना की विपरीत ये व्यवस्था है कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये कंसेशन है। आप यदि ज्ञान यत्न करेंगे, आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से मिले, वो आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकेंगे। तो सेक्शन 16 क्या कहती है कि यदि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है तो आपको निम्न शर्तों की पूर्ति करनी होगी। शर्तें बड़ी आसान सी है जो सामान्यतः हर आदमी पूरी कर लेता है। पहली शर्त क्या है कि आपके पास एक वैलिड जीएसटी बिल होना चाहिए, यानी कि जब आपने माल परचेज किया है तो आप अपने विक्रेता से उसका बिल प्राप्त करें। वो बिल आपकी फाइल में होना चाहिए, वो बिल ड्यूली साइंड होना चाहिए, यानी आपके विक्रेता द्वारा उस बिल पे साइन किया जाना चाहिए, तभी वो बिल जो है, यदि आपने बिना साइन किया बिल अपने फाइल में लगा रखा है और कभी आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको कॉल कर लिया कि अपने रिपोर्ट चेक कराओ और ऐसा यदि बिल लगा हुआ पाया गया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड बिल होने के लिए जीएसटीएन नंबर विक्रेता के, जीएसटीएन नंबर क्रेता के और उस पर उसके हस्ताक्षर, विक्रेता के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस पर स्टेट कोड लगा हुआ होना चाहिए और हस्ताक्षर भी रबर स्टाम्प के साथ होना चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप पे बिल मंगवा लेते हैं और अपनी फाइल में उसका प्रिंट निकाल के लगा लेते हैं, दैट इज़ नॉट ए वैलिड बिल। यदि किसी दिन आपको जीएसटी डिपार्टमेंट ने बुला लिया ना और आपकी फाइल चेक कर ली तो वो वैलिड बिल नहीं है। दूसरी शर्त क्या है, जो माल आपने खरीदा है वो आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने बिल बनवा लिया और माल आपके पास आया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसकी उस बिल की आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 3, यदि किस्तों में आपको माल प्राप्त हुआ है तो जब लास्ट आपको उस किस्त का जो लास्ट माल आपको आ जाता है, यानी 2-3 बार में आपको माल भेजा गया है, तो जब उस बिल का लास्ट डिलीवरी आपको हो जाती है उसके बाद ही आप उस बिल की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने कोई ऐसी वस्तु खरीदी है और इनकम टैक्स कानून के अंदर आपने उसका डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस बिल की आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। अब हम अगली बात पर आते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बातें तो आप कह रहे हैं हमें मालूम थी, अगली बात पे शायद आपको मालूम हो मगर कई दर्शकों को मालूम नहीं है। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपनी इस बात को, कानून की इस बात को आप तक पहुंचाऊं। 16(4) क्या कहता है, ये है कि आप जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। उसकी एक समय अवधि है, उस समय अवधि के अंदर ही आप उस इनकम टैक्स की इनकम टैक्स की नहीं, जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। उस समय अवधि के बाद
आपने यदि उस आईटीसी को क्लेम किया है तो आपको रिवर्स करना पड़ सकता है, आपके पास नोटिस आ सकता है, आपके शो का नोटिस आ सकता है। और इसकी अवधि है 20 नवंबर, जो सब्सिक्वेंट ईयर है, यानी आपने मान लो 2020 के रिटर्न भरने हैं तो 2020 की आप 10-21 तक क्लेम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले वर्ष में 20/10 तक आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से आपने वो आईटीसी इस पीरियड में क्लेम नहीं की तो ये आपकी आईटीसी लैप्स हो जाएगी। ये मतलब कि सरकार का कैसा नियम है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरे तो समझ के बाहर की बात है कि मैंने मेरी हार्ड अर्न मनी टैक्स के रूप में चुकाई है और उसे वापस में प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइम बाउंड हो गई है। ये टाइम बाउंड करने के पीछे सरकार के क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं मानता हूं कि ये, वैसे तो देखिए इस धारा को, कानून को जो है कई हाई कोर्ट्स में चुनौती दी गई है और हर जगह सरकार जीत गई है। अभी केरला हाई कोर्ट का एक केस आया, उसने इस डेट को बढ़ाया है। इसने केरला हाई कोर्ट ने इस डेट को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। उसमें शायद GST 3B में कुछ कानून में संशोधन किए गए जिससे ये धारा प्रभावित हुई। केरला हाई कोर्ट में मामला गया और इसको 1 माह का एक्सटेंशन मिल गया, यानी 20 के बजाय आप शायद 30/11 तक इसको क्लेम कर सकते हैं। ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। आज बात इस बात की नहीं है केरला हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया, आज बात इस बात की है सरकार ने ये प्रोविजन क्यों रखा। मैंने मेरी कमाई का एक बहुत बड़ा जो है भाग टैक्स के रूप में चुकाया है, मेरी कैपिटल का भाग मैंने टैक्स के रूप में चुकाया, अब मैं उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइम बाउंड हो गई है। टाइम बाउंड क्यों हो गई है, मैंने सरकार के खाते में पैसा डाला, मुझे जब चाहिए मैं निकाल लूँगा। तो इसमें एक टाइम बाउंडेशन जो की है, इससे व्यापारी वर्ग जबरदस्त रूप से रुष्ट है भाजपा से, और ऐसा वर्ग भाजपा को वोट करने नहीं गया है। तो भाजपा को ये सोचना होगा कि GST कानून में, अब आप देखिए यदि आपका GST का 3B रिटर्न लेट हो जाता है तो उस पर पेनाल्टी है। कोरोना काल में क्या हुआ कि GST के रिटर्न टाइम से नहीं भरे जा सके, 3B के रिटर्न टाइम से नहीं जा सके। मार्च के जो रिटर्न भरने थे वो दिसंबर में फाइल कर पाए, तो मार्च से दिसंबर तक की यदि किसी ने लेट फाइलिंग की है 3B तो उसको पहले तो 10,000 रुपये का पेनाल्टी चुकाना पड़ा। अब ये 10,000 रुपये की पेनाल्टी एक 50 लाख 40 लाख के टर्नओवर वाला व्यापारी को 10,000 रुपये केवल इसलिए चुकाने पड़े क्योंकि उसने 3B का रिटर्न लेट कर दिया था। तो देखिए आप कैसी ज्यादती है। कोरोना काल में भी सरकार ने किसी तरह का कोई रहम नहीं किया ऐसे मतदाताओं पर। इसलिए मैंने अपने थंबनेल में कहा है, कितना लूटोगे टैक्स पेयर को। अब 10,000 रुपये वो आदमी पेनाल्टी जमा करा के आया, उसके बाद उसको एक्सटेंशन भी नहीं मिलता है। जब वो अपनी आईटीसी क्लेम करने के लिए जाता है तो उसको कह दिया जाता है भैया ये आईटीसी तो आपकी खत्म हो चुकी, वो टाइम बाउंड हो चुकी है, अब आप इस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। और यदि आपने गलती से क्लेम कर लिया है तो आपके पास शोकाज नोटिस आ जाएगा कि आप इस आईटीसी को वापस रिवर्स करें। ये एक अमानवीय, अब असंवैधानिक तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था की है, लोकसभा में नियम पास हुआ है, पर यह अमानवीय है कि एक छोटा सा व्यापारी जो 40-50 लाख का टर्नओवर करता है वो 3B का रिटर्न भरने के लिए पहले तो 10,000 रुपये का टैक्स चुकाता है, उसके बाद उस बेचारी की आईटीसी होती है 10-12 हज़ार रुपये की, उसे सरकार लैप्स कर देती है, वो आईटीसी उसे नहीं मिलती है। आज के इस वीडियो का प्रयोजन मेरे भाजपा के नेताओं को चेतावनी देना है, चेताना है, जगाना है कि वो GST कानून में ऐसे जो नियम बना रखे हैं, जो व्यापारी को चोर समझते हैं और व्यापारी पर टैक्सिंग करने में ही अपना भला समझते हैं। व्यापारी तो बेचारा पता नहीं कितनी मेहनत करके कमाता है, सरकार नौकरी देती नहीं है, वो व्यापार व्यवसाय करने के लिए मजबूर हो जाता है, और जब व्यापार व्यवसाय करने को मजबूर होता है तो GST का कानून उसे व्यापार व्यवसाय भी नहीं करने देता। अब उसके बाद उसकी क्या हालत होती होगी। किसी के परिवार पर यदि 5 आदमी को पालने का बोझ हो और उसका धंधा भी नहीं चले, धंधा कम चले, व्यापार की आज स्थिति कैसी है, टफ कंपटीशन हो गया है। ऐसे टफ कंपटीशन की स्थिति में सरकार ये कहती है आजा बेटे, पहले तो 3B तेरी लेट हुई है, 10,000 रुपये पेनाल्टी के दे। उसके बाद जब वो पेनाल्टी भरने के बाद जाता है तो वो अपनी आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकता। अरे यार तुमने 10,000 रुपये ले लिए ना उससे,
पेनाल्टी के रूप में लेट रिटर्न फाइलिंग कर देंगे। अब उसको उसकी आईटीसी की अवधि तो बढ़ा दो ना यार, उसको जितने महीने लेट किया उसने रिटर्न उतने महीने की आईटीसी बढ़ा दो। मगर नहीं, सरकार का विश्वास तो केवल करदाता को लूटने में है, ऐसा मुझे लगता है, उसका खून का शोषण करने में है। मैं तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी उम्र के लिहाज से भी और मेरे संस्कारों के लिहाज से भी मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर मैं माफ़ी के सहित उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ जिनको इन शब्दों से हर्ट होना की संभावना है। मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये मेरे ही दिल की आवाज़ नहीं है, ये लाखों भारतीय जो व्यापार से जुड़े हुए हैं इनकी दिल की आवाज़ है कि सरकार सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इस पर पुनर्विचार करें, इसको वापस लें। और जीएसटी कानून में ये 16(4) तो एक अकेला नमूना है, ऐसे कई धाराएं हैं जिससे व्यापारी वर्ग जीएसटी कानून को चाहते हुए भी उसके विरोध में हो गया है। और आने वाले टाइम के लिए मैं फिर बता देता हूं, आप जिन्होंने सरकार बनाई है वो मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। मुझे नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत पर पूरा विश्वास है, मुझे लगता है वो 5 साल सरकार चलाएंगे, मगर इस सरकार को समर्थन आया राम, गया राम, पलटू राम, पता नहीं और कौन कौन से राम है। अयोध्या के राम भी इनके काम नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा सुधर जाए। कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट ऐसे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। आप कोई सीट 40,000 वोट से जीत के आए हैं, कोई 45,000 सीट से जीत के आए हैं, कोई 45,000 से हार के आए हैं। वो हार वाली सीट आप जीत सकते थे यदि आपने इस व्यापारी वर्ग को खुश रखा होता। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, मेरे इन विचारों से सहमत है या नहीं है, अपने कमेंट बॉक्स में विचार प्रकट करें और मुझे बताएं। धन्यवाद। फिर मिलूंगा सेक्शन 43BH पर एक और वीडियो लाने वाला हूं जिसमें निर्मला जी सीतारमण का जो है वो इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि मैं यदि लोकसभा होती तो इसके लिए कुछ करती। निर्मला जी, अब लोकसभा भी आ गई है, ये सेक्शन 43BH इसे हटाइए और जीएसटी काउंसिल की आप हेड हैं, इसमें भी आप ये जो इतने सेक्शंस बनाए हैं, ये जीएसटी का कानून 30 जून को रात को 12 बजे घंटा बजाकर लागू किया और ये कई व्यापारियों की इस कानून ने 12 बजा दिए। इसलिए आप पुनर्विचार करें। ये जो अमानवीय इसमें धाराएं जोड़ी गई है इनको लें। धन्यवाद। इसी के साथ एक नई वीडियो में